अन्य जो उनके साथ सहयोगी काम कर रहे थे उनके खिलाफ। ये अच्छी बात है। सीजीआई ने सोमोटो इस पर संज्ञान लिया है, तो ये तो अच्छी बात है। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट इन्वॉल्व तो वो भी साफ हो जाएगा। और अगर इस तरह के केस में कोई व्यक्ति इस तरह का या उनके सहकर्मी या उनके साथ जो लोग वर्क काम कर रहे थे वो लोग इसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो ऐसे लोगों तो पनिश होना ही चाहिए ना। ये तो कंट्री कैन नॉट रन लाइक दिस ना, कि भाई डॉक्टर जो काम कर रहा है, जिसकी बेटी, जिसकी बहू, जिसकी कोई काम करती है, वो सेफ़ नहीं हो, इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं हो, इस तरह की घटना हो जाए। निर्भया कांड के बाद इतना बड़ा देश में वो हुआ था, लोग सेंसिटिव हुए थे, लोग स्कीम्स आए, निर्भया करके बहुत से स्कीम्स लॉन्च किए गए कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। और फिर इस तरह की घटना हो, कोई बाप अपनी बेटी को कितने कष्ट में और कितने मुश्किलों में पढ़ाता है। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना बहुत आसान बात नहीं है, और कितने लोगों का सपना होता है। और उस तरह के इन्वायरमेंट में अगर कोई इस तरह का घटना हो तो ये तो कहीं भी संभव नहीं है। मतलब नॉट ओनली डॉक्टर्स, एनीबडी, इस तरह का जो भी है, इस सबको तो और पता करके इनको स्पीडी ट्रायल करके फांसी होना चाहिए। सख्त कानून को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखा है। नहीं, कानून के सख्त कानून तो बनना ही चाहिए। इसमें सख्त कानून तो है ही है, पास्को एक्ट आया है, सब कुछ है, बहुत से कानून बन, लेकिन धुर्तों की कहीं कमी नहीं ना है। तो उन धुर्तों को जल्द से जल्द ट्रांसपेरेंट होकर आइडेंटिफाई कराना और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करना, तब तो लोग डरेगा। तब तो लोग डरता है ना कि नहीं भाई इस तरह का काम करने में ये है, समस्या है इस तरह का काम करने में। आज लोग जो कानून है उसी के दायरे में रह करके ना डरते हैं, और डर करके कोई काम नहीं करते हैं, मानते हैं कि ये गलत काम है। कल जेपीसी का एक बैठक हुई थी, वक्त बिल में जो कमेटी का गठन किया गया, उस बैठक हुई थी। जेडीयू ने भी कहा कि जो भी संभव प्रयास है वो किया जाए, सरकार इस पे पूर्ण विचार करे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी बिल है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष तो किसी भी नए कानून को अपनी तरह से उसकी व्याख्या करता है। आप कोर्ट में चले जाइएगा, 2 वकील बहस करते रहते हैं। एक का बहस सुनिएगा तो लगेगा यही सही है, दूसरे का बहस सुनिएगा तो लगेगा यही सही। तो ये तो तरीका है ना अपना अपना। सरकार ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बिल लाया, और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, मुसलमानों को भड़काना कि ये सरकार पूरी तरह से आपके विरोधी है। और एक तरह से थोड़ा बहुत तो परसेप्शन है ही है कि मिनॉरिटी के पक्षधर नहीं है, क्योंकि बहुत से नेता उनके अपनी तरह से बातों को रखते हैं। लेकिन क्या ये बिल सही में उनके पक्ष में है? उसका कुट पाठ जो है इनके विरोध में है। तो उन सब के लिए जो हमारे पार्टी का निर्णय है और हमारे नेता का है कि जीपीसी में जाना चाहिए, वाइड इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जो इफ़ेक्टिव लोग हैं, जो लोग इसके अंदर आते हैं, उनके बातों को भी सुनना चाहिए, उनके बातों को भी देखना चाहिए। वो बात जायज़ है, वो बात आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है, और उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग अब मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए नहीं, ऐसा में जाके बैठे। नहीं, ये है कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मुसलमानों के लिए काम करना एक बात है, मुसलमानों को प्यार करना एक बात है, मुसलमानों के साथ खड़ा रहना एक बात है। लालू प्रसाद यादव खाली खड़े हैं कि ये कुछ नहीं है। आरजेडी सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़ी दिखती है। ना मुसलमानों को कोई पद देना है, ना मुसलमानों को कोई सम्मान देना है, ना मुसलमानों के लिए योजना बनाना है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ आप खड़े हैं खिलाफ में, उसी से आप थोड़ी मुसलमानों का क्या नाम है बदलाव हो जाएगा। मुसलमानों का बदलाव तो तब होगा जब मुसलमानों के लिए बजट का एलोकेशन होगा, जब मुसलमानों के लिए योजना बनाई जाएगी, जब मुसलमानों को शिक्षित किया जाएगा, जब मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो सब काम किसने किया? सब काम तो नीतीश कुमार ने किया है। तो हम विरोधी कैसे हो गए? क्योंकि हम भाजपा के साथ हैं, इसलिए आपको लगता है कि हम विरोधी हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ करिएगा नहीं, हम खड़े रहेंगे उनके बगल में, हमको लगेगा कि हम क्योंकि हमको वोट मिलता जाए। तो आप तो मुसलमानों को एज ए वोट बैंक यूज़ कर रहे हैं, हम मुसलमानों को एज ए सिटीजन यूज़ कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है ना। नीतीश कुमार ने इस देश में कोई भी ऐसी प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और बीपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की है। रेजिडेंशियल कोचिंग का, आ जाइए हज भवन में, 250 लोग मुसलमान के बच्चे पिछले 3 साल में यहाँ के बीपीएससी की परीक्षा पास किए। किसकी वजह से?
7th पे कमीशन मदरसा में किसने लागू किया, किसकी वजह से? 22,000 मदरसों को सरकारीकरण किसने किया, किसकी वजह से? और आप तो पहले आए थे मदरसा में यहाँ पर सरकारीकरण के लिए, आपके ऊपर लाठी चला था लालू प्रसाद यादव के राज में। आप भागलपुर राइट में जिसको नीतीश कुमार ने बरी कर दिया, उसको सजा किसने दिलाया? इतना बड़ा भागलपुर राइट हुआ, किसने सजा दिलाया? नीतीश कुमार ने केस ओपन करा करके सजा दिलवाया। और आज भी जो लोग उस भागलपुर क्या नाम है जो राइट्स हुए थे उसमें जो लोग विक्टिम हैं, उनको पैसा कौन भेज रहा है महीना? नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार के कामों को नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार की योजनाओं को नहीं देख रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने सभी जिलों में निर्णय किया कि हम रेजिडेंशियल विद्यालय बनाएंगे उनके लिए। और जब आए थे नेता तो पूरे मुसलमानों के लिए इस प्रदेश में उन्होंने सर्वे कराया कि कितने मुसलमान के बच्चे स्कूल के बाहर हैं और उनके लिए तालीमी मरकज का गठन किया। किसने किया? आप तो कुछ नहीं किया। आपके समय तो 45 करोड़ का बजट था। आपके समय तो अल्पसंख्यक कल्याण का 45 करोड़ का बजट था 22,000 करोड़ में। ये तो नीतीश कुमार ने उस बजट को 7 गुना बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन दौरे पे है पोलैंड के बाद, और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाल होने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो भारत करेगा। नहीं, ये अच्छी बात है। हमारी विदेश नीति और सशक्त हो, मजबूत हो, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे आसपास जो भी हमारे यहाँ के हमारे जो देश हैं उनके साथ हमारी नीति और हमारा विदेश नीति और हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप और सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से प्रयासरत ही हैं। और हम तो हमेशा शांति का, हमारा देश जो है हमेशा शांति का पक्षधर है कि कहीं भी अनरेस्ट है तो उसको हम ठीक करें। तो यूक्रेन दौरा, रशिया पुतिन जी से बातचीत, ये सब पहले से भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बायलैटरल जो हमारा रिलेशनशिप है और बायलैटरल टॉक से और संबंध हमारे अच्छे होंगे।